आपके बहुत सारे सवाल इस बात पे आए कि मैं काला चश्मा क्यों पहनता हूँ। मैं 11-12 साल की उम्र का हूँगा जब मेरी आँख में कुछ खेलते खेलते कुछ कंकर या कुछ समथिंग उड़ के आँख में पड़ा, बाईं आँख में, तो वो बहुत बड़ा जख्म हो गया अंदर। और पीजीआई चंडीगढ़ में नया नया बना था, वहाँ पे डॉक्टर IS जैन वो आई डिपार्टमेंट के हेड थे, हिंदुस्तान के माने हुए आई सर्जन थे। बहुत मामूली सा ऑपरेशन था, तो डॉक्टर IS जैन ने सोचा कि क्यों ना इस मामूली ऑपरेशन को मैं अपने ट्रेनी डॉक्टर से, सर्जन से जो नया नया ट्रेनिंग कर रहा है, BBS कर रहा है सर्जरी की, उससे मैं करवा लूँ, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बदकिस्मती ये थी कि वो जो ट्रेनी डॉक्टर था उसके कहीं हाथ काँप के कुछ हो गया, और वो जो एक माइनर जो सर्जरी होनी थी मेरी, उसने हमेशा के लिए मेरी उस आँख को डैमेज कर दिया। अगर मैं बिना चश्मे के इस लाइट के सामने बैठूंगा तो सेकंड्स के अंदर 3-4 सेकंड में मेरी उस आँख से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो वो उसकी वीकनेस की वजह से ये मेरी प्रॉब्लम है, ये लगानी पड़ती है। मुझे कुछ शौक़ नहीं है चश्मा लगाने का, मुझे कोई हीरो तो बनना नहीं है चश्मा लगा के, लेकिन एक मजबूरी है उस आँख को फर्दर डैमेज से बचाने के लिए। उसको और डैमेज इसलिए हुआ कि 1986 में गोवा में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मारुति वैन में मैं आगे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो एक ब्लाइंड मोड़ था लेफ़्ट साइड में, और उस मोड़ के आगे एक टेम्पो कोई आदमी गलत खड़ा कर गया जो नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। और जैसे मेरे ड्राइवर ने लेफ़्ट टर्न लिया तो मेरे वाला पोर्शन जो मारुति वैन का था वो टेम्पो में लग गया, और ड्राइवर तो बच गया, उसका पोर्शन उसमें नहीं लगा। 97 में छोटा राजन ने मेरे ऊपर अटैक किया, तो 5 गोलियां मुझे लगी, एक छाती में भी लगी और 4 गोलियां थी जो हाथ में लगी। तो वो जो डैमेज किया, मैं कोई ज़्यादा हेल्दी आदमी तो नहीं हूँ, बहुत कमज़ोर से हाथ पाँव हैं, ब्लड वेन काफ़ी डैमेज हो गई थी। उसकी वजह से वो जो पॉइजन का जो एलिमेंट ब्लड में है उससे नर्वस सिस्टम मेरा थोड़ा सफ़र हुआ है, लेकिन मेरी विल पावर मजबूत थी। जब मेरे खून की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, जो डॉक्टर ने, वो डॉक्टर थी डॉक्टर रेखा हॉस्पिटल की, जब उसने ब्लड की रिपोर्ट पढ़ी तो बोलती है इसको, इन्हें बाहर का ब्लड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके अपने ब्लड की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये 15-20 दिन में रिकवर कर जाएगी। और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। बहुत मजबूरियाँ हैं मेरी, फिज़िकल मजबूरी, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी, ना मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा है, ना मुझे किसी से कोई शिकायत है। शिकायत करूँ भी तो किससे करूँ, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने किसी के ऊपर कोई गैर जिम्मेदारी का मुकदमा नहीं किया। करना होता तो मैं PGI में भी कर सकता था डॉक्टर जैन के खिलाफ, कि इतनी अनगहली करके उन्होंने मेरी आँख खराब कर दी। तो मैं टेम्पो वाले के ऊपर भी केस कर सकता था कि उसने गलत जगह टेम्पो क्यों रोका। तो मैं कहने का मतलब ये कि इन बातों से कोई आपको फ़ायदा नहीं होता, आप अपनी एनर्जी, अपनी पीस ऑफ माइंड खराब करते हो। दोस्तों, एक और वीरवार का दिन, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होने का मौका। खुशी की बात यह है कि आज हमारी चैनल को पूरे 2 महीने हो गए। आज से 60 दिन पहले हमने अपनी पहली वीडियो डाली थी, और उससे जो आज तक उसके बाद जो आपका रिस्पांस मिला है वो इतना अच्छा है कि मैं अपने पूरे दिल से भी आपका शुक्रिया अदा करने के बाद भी शायद मैं पूरा शुक्रिया नहीं कर सकूंगा। 5000 के ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और 20,000 घंटे के करीब लोगों ने इस चैनल को सुना है, और 2 लाख से भी ज़्यादा हमारे व्यूअर जो हैं वो इसको सुन चुके हैं। 2 महीने के छोटे से पीरियड में इतनी बड़ी अचीवमेंट करना, उसका सेहरा आपके सर पे है। मेरा काम तो सिर्फ आपसे मुखातिब होना है, उसको आगे लेके जाना आपका काम है, जो आप सब ने, मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, बड़ों ने, छोटों ने बहुत बखूबी उसको प्रपन्न किया है, आगे लेके गए हैं। मैं एक बार फिर अपनी पूरी टीम के साथ आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी, महीनों में, सालों में
आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे उस सफ़र की तरफ जो एक जद्दोजहद का सफ़र है, एक स्ट्रगल का सफ़र है, एक जूझने का सफ़र है, एक सच्चाई का सफ़र है और एक आगे बढ़ने की लालसा, जीने की लालसा, वो लेके जो हम चले हैं तो बहुत जल्द हम कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे और आपका साथ हमें हमेशा चाहिए होगा। इसी तरह इस चैनल को आप इसकी सरपरस्ती करते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए। बहुत से सवाल पिछले 60 दिनों में आपने किए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी ईमानदारी से कि मैं एक एक सवाल पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट जो आप देते हो हर प्रोग्राम पे मैं उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ। लेकिन मसरूफियत इतनी हो जाती है, काम इतना बढ़ जाता है, मैं अकेला आदमी हूँ कि हर सवाल का, हर आपके कमेंट का यूट्यूब के ज़रिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मतलब हज़ारों आपके कमेंट्स आए हैं, मैं गिनती तो नहीं किया मैंने, लेकिन हज़ारों की गिनती में हैं। एक एक का जवाब देना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और वो एक उसका स्कोप भी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि जब मैं एक शख्स को, एक सब्सक्राइबर को, एक चाहने वाले को जवाब देता हूँ तो वो उसका ही बन के रह जाता है। कई बार लोग जो है वो रिप्लाई नहीं देखते, जिसने सवाल किया होता है उस तक की सीमित होकर रह जाता है। तो तकरीबन बहुत लोगों के मिले जुले सवाल होते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोग करते हैं, जो जिसका जवाब सब लोग जानना चाहते हैं, और बहुत से सवाल जो हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ के साथ जुड़े हुए लोग करते हैं। मेरा अपना अकीदा ज़िंदगी में ये रहा है कि मैंने कभी किसी की पर्सनल लाइफ में कभी दखल नहीं दिया। मैंने जो सारी उम्र पत्रकारिता की है वो सिर्फ जो मेरा करैक्टर होता था, जो किरदार है जिसके बारे में मैं लिखता था उस तक ही सीमित होता था। तो मैं कभी उसके परिवार या उसकी बैकग्राउंड या उसकी औलाद या उसके जो रिश्तेदार, उसके पीछे मैं कभी नहीं जाता था, क्योंकि मेरा जो कोई टारगेट नहीं होता था, मेरा तो एक सब्जेक्ट होता था। मैं सब्जेक्ट को स्टडी करता था और उसके बुरे अच्छे पल को दोनों को लिखता था, और जो सच्चाई थी वो अपने रीडर्स के सामने, क्योंकि मैंने सारी उम्र न्यूज़पेपर में काम किया, मुंबई के अंग्रेजी अखबारों में काम किया, बड़े छोटे मिला के सब में। तो मेरा कभी भी ये आशा मंशा नहीं रही कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ की पड़ताल करूं, उसके कुछ निकालूं, ये मेरा काम नहीं है। अगर किसी ने कानून को तोड़ा है तो उसको सज़ा देना कानून का काम है। अगर किसी क्रिमिनल ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसको पकड़ना, उसको सज़ा देना या ना देना, ये कानून का काम है। मैंने अपने आप को कभी भी अपने रिपोर्टर के दायरे से या रिपोर्टर की जिम्मेदारी से या उसके किरदार से ऊपर या नीचे कभी नहीं देखा। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। किसी को पकड़ना, जेल में पहुँचाना या उसको सज़ा देना, ये मेरा काम नहीं है, ये कानून का काम है। कानून का पालन करने वालों को काम है, कानून चलाने वालों को काम है। तो बहुत से लोग जो हमेशा मुझे सवाल पूछते हैं कि आप जब दाऊद की बात करते हो, छोटा राजन की बात करते हो, या और क्रिमिनल की, छोटा शकील की बात करते हो, करीम लाला की, आजी मस्तान की, वरदा राजन की, तो आप इन लोगों से क्यों मिलते थे? आपके इनके साथ क्या रिश्ता था? तो भाई मेरे, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि मेरे वो सब्जेक्ट थे। जब मैं एक मर्डर की तहकीकात करता हूँ, मर्डर की स्टोरी लिखता हूँ, तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि वो आदमी जिसने मर्डर किया है वो आदमी कौन है, उसका करैक्टर क्या है, उसका मोटिव क्या था। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी और को क्रिमिनल बता देती है जिसने वो क्राइम नहीं किया होता है। इसी तरह कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जो कि ये किसी और ने होते हैं, लेकिन उसको स्केपगोट जो है किसी और को बना दिया जाता है। तो इसलिए मैं उस केस की तहकीकात करते करते मुझे उन करैक्टर तक पहुंचना पड़ता है जो लोग उस पूरे किस्से में इन्वॉल्व हैं, पूरी हैपनिंग में जिनका कोई हाथ है, जो रोल है। तो मेरी जिम्मेदारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं वो रिपोर्टिंग करता हूँ, अखबार में खबर छपी,
और मेरा कोई लेना देना नहीं कि उस आदमी का भाई क्या करता है, उसकी माँ क्या करती है, उसका बाप क्या करता है, या उनका नाम क्या है, उनका कितना क्या है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और जब मैं किसी क्रिमिनल से, किसी क्राइम पेशा लोग जिनको कानून या पुलिस वाले या दूसरी एजेंसीज उसको एक क्रिमिनल डिक्लेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस आदमी का एक उस क्राइम के पीछे की दुनिया भी होती है। मैं एज अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मैं खाली क्राइम रिपोर्टर नहीं, मैंने एविएशन बहुत कवर किया है, शिपिंग कवर की है, मैंने CBI, IB, DRI सब किस्म की एजेंसीज जो हैं वो मैंने कवर की हैं अपने कैरियर में। तो कोशिश यही रहती थी कि सच्चाई की पूरी सच्चाई तक पहुंचना, हकीकत तक पहुंचना, ना कि सुनी सुनी बातों पे यकीन करना। उसके लिए मेरे लिए ये एक ज़रूरी हो जाता था कि अगर एक मर्डरर ने मर्डर किया तो मैं उसको जाके मिलता था और उससे बातचीत करता था, एक राब्ता कायम करता था कि भाई अगर आपने ये काम किया है तो आपको क्या मजबूरी थी, आपने क्यों किया। कानून का काम है उसको सज़ा देना, मेरा काम सज़ा देना नहीं है। आई एम नॉट अ कॉप, आई एम नॉट अ जज। तो मैं तो उस आदमी की मानसिकता जानने के लिए उसको मिलता था, और उसकी वो मानसिकता जब मैं अपनी रिपोर्ट में लिखता था तो बहुत से लोगों को इस किस्म के क्राइम करने से बचने का मौका मिलता था। उसकी मानसिकता से उसके रिश्तेदार लोगों के आगाह हो जाते थे कि हमारे बच्चे गुमराह होते हैं तो क्यों होते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। खैर ये एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं आपके सवालों का जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैं दाऊद को मिलता हूँ या मिलता था या छोटा राजन को मिलता था तो मेरी उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता था। मैंने इन लोगों से कभी कोई फेवर नहीं ली। मैं जहाँ भी जाता था अपने खर्चे पे जाता था, अपने खर्चे पे रहता था, अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के पास, इनके पास, इनके घर में, इनके होटल में मैं कभी नहीं रुका। खाना अपने घर पे खाता था, चाय अपने घर पे पीता। इनसे एक नए पैसे की फेवर मैंने आज तक किसी से नहीं ली। क्रिमिनल तो छोड़ो, किसी पुलिस वाले से नहीं, किसी सरकार से नहीं। मैंने 45 साल पत्रकारिता करते हुए कभी सरकार का एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं लिया। मैं कभी फ्री में सरकारी बस में नहीं बैठा। मैंने कभी कोई सरकार की पेंशन नहीं ली। मैंने कभी कोई सरकार से घर नहीं मांगा। मैंने कभी सरकार से कोई ग्रांट नहीं ली, कोई लोन नहीं लिया। मुझे सरकार का कोई एहसान नहीं चाहिए। हाँ, अपना इनकम टैक्स जो मैं सरकार को देता हूँ वो पूरी ईमानदारी से देता हूँ। मैंने इनकम टैक्स की चोरी कभी नहीं की। मैंने किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्म आए, मेरे परिवार को शर्म आए, मेरे बच्चे सर नीचा करके चले। मैंने ऐसी हरकत ज़िंदगी में कभी नहीं की, और आप सबको भी आगाह करता हूँ कि आप भी ऐसी चीज़ों से बचिए। ज़िंदगी शान से जीने के लिए ईमानदारी और निडरता, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं साथ में लेके जिया हूँ। उसके नुकसान भी मुझे बहुत हुए और फ़ायदे भी बहुत हुए। सच्चाई के रास्ते पे चलने से आपको मुश्किलातें देखनी पड़ती हैं, और वो मुश्किलात ही आपके रिजॉल्व को, आपके दिल को और मजबूत करती हैं। लोग आपकी सच्चाई को याद रखते हैं, आपकी बुराई को पूरा ज़माना याद करता है, गिनता है। इसलिए मैं ये सवालों के जवाब देने ज़रूरी समझता था। मेरा किसी भी क्रिमिनल को मिलने के पीछे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता था, ना कभी रहा है, ना कभी होगा। तो दोस्तों, इसके आगे की बात करें तो आपके बहुत सारे सवाल इस बात पे आए कि मैं काला चश्मा क्यों पहनता हूँ। हालांकि मुझे इस बात की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके दिल में जो एक सवाल उठता है तो उसको बजाय इसके कि बार बार उठे, तो मैं सोचा समझा कि इसका जवाब दे ही देना चाहिए। मैं 11-12 साल की उम्र का हूँगा जब मेरी आँख में कुछ खेलते खेलते कुछ कंकर या कुछ समथिंग उड़ के आँख में पड़ा, बाई आँख में। तो वो बहुत बड़ा जख्म हो गया अंदर। और PGI चंडीगढ़ में नया नया बना था, वहाँ पे डॉक्टर IS जैन, वो आई डिपार्टमेंट के हेड थे, हिंदुस्तान के माने हुए आई सर्जन थे।
और क्योंकि ये पीजीआई इंस्टीट्यूट जो है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है नए डॉक्टर्स को। तो जो ऑपरेशन करना था वो इतना माइनर था, मैं माइनर पे जोर दे रहा हूँ कि बहुत मामूली सा ऑपरेशन था। तो डॉक्टर IS जैन ने सोचा कि क्यों ना इस मामूली ऑपरेशन को मैं अपने ट्रेनी डॉक्टर से, सर्जन से जो नया नया ट्रेनिंग कर रहा है, MBBS कर रहा है सर्जरी की, उससे मैं करवा लूँ, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो आई को क्लीन करना है तो ये कर देगा, इसमें कोई नहीं। मेरी बदकिस्मती ये थी कि वो जो ट्रेनी डॉक्टर था उसके कहीं हाथ काँप के कुछ हो गया, और वो जो एक माइनर जो सर्जरी होनी थी मेरी, उसने हमेशा के लिए मेरी उस आँख को डैमेज कर दिया। और उसका कोई इलाज उस टाइम पे नहीं था, कोई साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकी थी कि उसको किसी तरह रिपेयर किया जाता, कोई दूसरी आँख लगाई जा सकती या कोई आर्टिफिशियल आँख लगाने का साधन बनता। और कुदरती ये थी कि मैं लगती ये रहा कि मेरी आँख की आईसाइट ख़राब नहीं हुई, आँख डैमेज हुई लेकिन आईसाइट बची रही। को आँख के जो साइड वाला पोर्शन जो नाक की तरफ होता है वो डैमेज हो गया। जो दोनों आँखों को मिलाने वाली जो अंदर नाड़ें होती हैं, तीन एक तरफ, और वो जो आई मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, वो लेफ्ट आँख की 3 में से 2 उस आदमी से कट हो गई, डैमेज हो गई, और उससे आँख की मूवमेंट ख़राब हुई और स्टेबल नहीं हुई और बहुत कमज़ोर हो गई। लेकिन आई साइट मेरी बराबर है, मैं दोनों आँखों से बराबर देख सकता हूँ, मुझे कोई निगाह का चश्मा ना दूर का लगा है ना नज़दीक का लगा है। लेकिन वो वीकनेस की वजह से अब जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक लाइट लगी हुई है, हैलोजन लाइट है बड़ी, जो कैमरे को सपोर्ट करने के लिए लगानी पड़ती है। अगर मैं बिना चश्मे के इस लाइट के सामने बैठूँगा तो सेकंड्स के अंदर 3-4 सेकंड में मेरी उस आँख से पानी आना शुरू हो जाएगा, उससे आने के बाद दूसरी आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। तो मैं वो साफ करते रह जाऊँगा सारी उम्र, तो लेकिन काम नहीं पाऊँगा। दूसरा, आपको मालूम है हमारा ट्रॉपिकल वेदर है हिंदुस्तान में, साल में 8-9 महीने हमें पंखों की ज़रूरत पड़ती है। तो सीलिंग फैन जब चलता है सिर के ऊपर तो उसकी जो हवा है वो जब आँख को हवा लगती है तो भी उसमें से पानी आता है। तो वो उसकी वीकनेस की वजह से ये मेरी प्रॉब्लम है, ये लगानी पड़ती है। मुझे कुछ शौक़ नहीं है चश्मा लगाने का, मुझे कोई हीरो तो बनना नहीं है चश्मा लगा के, लेकिन एक मजबूरी है उस आँख को फर्दर डैमेज से बचाने के लिए। उसमें अगर मैं उसको नंगा रखूँगा और मुझे कहीं गाड़ी में जाते या सफ़र करते कहीं और कोई चीज़ आँख में पड़ गई तो उसके जो आँख की पुतलियाँ और वो इतनी कमज़ोर है, इतनी नाजुक हो गई हैं कि अगर कोई और एलिमेंट बाहर का गया तो शायद वो आँख निकालनी पड़ सकती है। तो इसलिए मुझे ये प्रिकॉशन लेने के लिए ये चश्मा लगाना पड़ता है। और दूसरा, उसके बाद उसको और डैमेज इसलिए हुआ कि 1986 में गोवा में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मारुति वैन में मैं आगे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो एक ब्लाइंड मोड़ था लेफ़्ट साइड में, और उस मोड़ के आगे एक टेम्पो कोई आदमी गलत खड़ा कर गया जो नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। और जैसे मेरे ड्राइवर ने लेफ़्ट टर्न लिया तो मेरे वाला पोर्शन जो मारुति वैन का था वो टेम्पो में लग गया और ड्राइवर तो बच गया, उसका पोर्शन उसमें नहीं लगा। तो मैं मारुति इतनी बुरी तरह डैमेज हुई कि मेरे दोनों पाँव आगे वो पतरा जो 3 मीन था बॉडी मारुति वैन की वो मेरे पाँव में घुस गई और पाँव बीच में फंस गए, जो हाथ टूटे वो ज़ोर से लगे, और ये सर मेरा आगे डैशबोर्ड पे जाके लगा, यहाँ पे टाँके लगे थे सेंटर में, ये नाक की हड्डी टूटी। और वो चोट से वो आँख जो आगे ही डैमेज थी वो उस पर और चोट लगी और वो 6 महीने तक स्वोलन होके रही, बहुत बड़ी हो गई थी कमज़ोरी से, उसको ठीक करने में 6 महीने लगे। उसके बाद वो और उसकी वीकनेस हुई तो मुझे उसके लिए ये चश्मा जो है वो लगाना पड़ता है। और जो सर पे चोट लगी उससे जो एक दिमाग की जो पार्ट होता है जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करने की दिमाग की जो बॉडी की हर मूवमेंट को कंट्रोल करने की पावर जो थी वो थोड़ी हिली, वो इम्बैलेंस हुई। तो मुझे बहुत बार सीधे चलते चलते अचानक चक्कर आ जाता है, जब बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है तो मुझे गिरने से बचना पड़ता है। तो इसलिए मुझे बहुत बार जब मैं अनजाने रास्तों पे जाता हूँ, जहाँ रोज़ घूमता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नई जगह जाना होता तो मुझे किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है ताकि ऊंची नीच जगह आ जाए तो मैं कहीं अचानक झटका लगने से गिर नहीं जाऊँ। और कई बार गिरा हूँ मैं, कभी चोटें लगी हैं, लेकिन अब मैं प्रिकॉशन ले लेता हूँ कि किसी को साथ में रखता हूँ, कोई आना होता है, कहीं जाना होता है। उसको वर्टिगो की भी प्रॉब्लम बोलते हैं। ऐसा ऐसा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो वर्टिगो का एलिमेंट वो जो है दिमाग के, वो कुछ नसों का इम्बैलेंस होना, वो मेरी एक बड़ी फिज़िकल प्रॉब्लम बनी। बहुत साल उससे जूझ रहा हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तीसरा, जब आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, 97 में छोटा राजन ने मेरे ऊपर अटैक किया तो 5 गोलियां मुझे लगी, एक छाती में भी लगी और 4 गोलियां थी जो हाथ में लगी। तो उसमें जो एक तरफ से गोली लग के जो बाहर निकली और 2 गोलियां यहाँ से लग के यहाँ से बाहर निकली, उनका जो अंदर से निकलना, वो जो डैमेज किया, मैं कोई ज़्यादा हेल्दी आदमी तो नहीं हूँ, बहुत कमज़ोर से हाथ पाँव हैं, तो उनमें से जब वो लंबी गोलियां 9 mm की निकल के गई तो अपने पीछे जो एक पॉइजन होता है बुलेट का, वो कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में मिक्स हुआ, क्योंकि ब्लड में काफ़ी डैमेज हो गई थी। उसकी वजह से वो जो पॉइजन का जो एलिमेंट ब्लड में है, उससे नर्वस सिस्टम मेरा थोड़ा सफ़र हुआ है। लेकिन मेरी विल पावर मजबूत थी। जब मेरे खून की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, जो डॉक्टर ने बोला, जब मेरे वो पट्टी वट्टी कर रहे थे तो खून बहुत गया था, तो जो डॉक्टर थी, डॉक्टर रेखा हॉस्पिटल की, तब उसने ब्लड की रिपोर्ट पढ़ी तो बोलती है इसको, इन्हें बाहर का ब्लड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके अपने ब्लड की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये 15-20 दिन में रिकवर कर जाएंगे। तो वही हुआ, 15-20 दिन में मेरा जो ब्लड गया था, इतना निकला था, वो रिकवर हो गया। और मेरी वो जो ब्लड की अच्छी क्वालिटी होने की वजह से मैं वो जो नर्वस सिस्टम मेरा डैमेज होने से बड़े लेवल पे बचा और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। बहुत मजबूरियाँ हैं मेरी, फिज़िकल मजबूरियाँ हैं, चलने की प्रॉब्लम है, ज़्यादा दूर तक मैं नहीं पैदल चल सकता, आँख की प्रॉब्लम है, दिमाग थक जाता है कई बार काम करते करते। लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी, ना मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा है, ना मुझे किसी से कोई शिकायत है। शिकायत करूँ भी तो किससे करूँ, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने किसी के ऊपर कोई गैर जिम्मेदारी का मुकदमा नहीं किया। करना होता तो मैं पीजीआई में भी कर सकता था डॉक्टर जैन के खिलाफ, कि इतनी अनगहली करके उन्होंने मेरी आँख खराब कर दी। तो मैं टेम्पू वाले के ऊपर भी केस कर सकता था कि उसने गलत जगह टेम्पू क्यों रोका। तो मैं कहने का मतलब ये कि इन बातों से कोई आपको फ़ायदा नहीं होता, आप अपनी एनर्जी, अपनी पीस ऑफ माइंड खराब करते हो। तो आज इस मैसेज के थ्रू मैं आपको ये कुछ मैसेज देना चाहता था कि ज़िंदगी में बड़े अजीब किस्म के हालात बनते हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन कामयाब वही शख्स होता है जो उन चैलेंज से निकल के आके सर्वाइव करे, आगे बढ़े और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, आखिर में मैं आज के इसमें बताऊंगा कि ये आदमी शायद झूठ बोलता है, ये दाऊद को कहाँ जानता होगा, ये छोटा शकील को कहाँ जानता होगा। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई आपके सवाल अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी और भी रिसर्च कर लिया करो। मेरी ही जो एक यूट्यूब है, बलजीत परमार फॉर यू चैनल, वो अकेली चैनल नहीं है जिसके ऊपर मैं हूँ। आप गूगल पे चले जाइए, वहाँ गूगल में 50 किस्म के इश्यूज़ हैं, आप उसकी न्यूज़ में जाइए, मेरी दुनिया भर की न्यूज़ जो मैंने कवर की है वो आ जाएगी। आप वीडियोज़ में जाइए और वीडियो देख लेना। आप बुक्स में जाना, आपको वहाँ 20 बुक्स के रेफरेंस मिल जाएंगे जिन किताबों में मेरा जिक्र है। तो इस किस्म की बहुत ऑप्शन हैं आपको गूगल में जाने की, तो उस पर आप जाइए और मेरे बारे में आप स्टडी कीजिए। उसके बाद आप सवाल खड़ा करें तो अच्छा लगेगा। बिना किसी बेस पे सवाल करना, किंतु परंतु करना, ये आपकी अनपढ़ता का सबूत है। मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, ना मुझे इन बातों की कोई परवाह है। लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि कोई भी कमेंट करने के पहले उसको कंफर्म कर लिया करो। हमारी पत्रकारिता में हम जब रिपोर्ट देते हैं तो पहले उसको कंफर्म करते हैं, फिर उसको रिकन्फर्म करते हैं, उसको फिर क्रॉस चेक करते हैं।
हम इस प्रोसेस से निकलते हैं। तो मैं जो भी काम करता हूँ वो बड़ा सोच समझ के, कभी मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी का मैंने कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया लाइफ में, ना मैंने किसी सरकार का दरबार का कभी वो फ़ायदा लिया है। इसलिए मैं अपने सब सुनने वालों को ये एक क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा इस चैनल चलाने में भी कोई मकसद नहीं है। ये तो आप जैसे लोगों ने कहा कि आप किताबें लिखिए, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, आना चाहिए, तो मैंने सोचा कि किताब लिखूंगा तो कितने लोग पढ़ेंगे, 10,000, 20,000, 25,000, वो भी शायद नहीं पढ़ेंगे। आजकल किताबें पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, और किताबें इतनी महंगी हैं कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कि जो मेरे पास एक खजाना है, एक इतिहास का हिस्सा है मेरे पास, उसको मैं शेयर करना चाहता था। मैं उससे पैसे कमाने नहीं चाहता हूँ, ना मुझे किताबें छाप के शोहरत कमाने का शौक़ है। बहुत नाम मैंने कमाया है और मैं बहुत खुश हूँ उससे। ये सब तो मैं मेरे पास जो पड़ा है आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और वो लेके मैं आपके पास आया हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और आगे के लिए आपसे सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना ये चैनल नहीं चल सकेगी, नहीं आगे बढ़ सकेगी। और आज इस वीरवार के दिन इतना ही काफ़ी, और अगले वीरवार को फिर एक नई कहानी, नया किस्सा हमेशा के लिए लेके फिर हाजिर हूँगा। मैं बलजीत परमार एक बार फिर आपका इस चैनल की कम समय में इतनी कामयाबी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।